तो हे गई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें एक्सप्लेन करने वाले 36। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आपका टाइम ना वेस्ट कर तो वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीशू कहती है कि इतना ज़्यादा तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तो यूकॉन कहता है यह बात तो मुझे पता नहीं है और कहता है कि तुम कल मेरे माँ की समाधि पर जा सकते हो। और यह बात सुनने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि माँ की समाधि के बारे में सुनने के बाद मतलब दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी मीशू उनको गले लगा लेती है इमोशनल के मारे। तो हम फिर यहाँ पर नौकरानी और रानी को देखते हैं जहाँ पर नौकरानी कह रही होती है कि मैंने वहाँ पर यूकॉन के पिताजी को देखा एक कब्र के पास और बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह यूकॉन की माँ की कब्र है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो रानी कहती है कि आपको पक्का विश्वास है कि वह कब्र यूकॉन की माँ की है। तो नौकरानी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप चिंता कर रही है और बताती है कि इसी वजह से मैंने कब्र को खुदवाया था, लेकिन खौफनाक बात यह निकला कि अंदर में कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। तो रानी कहती है कि वह इतनी ज़्यादा खुशनसीब है कि वो अभी तक जिंदा है। और यह बात सोचने के बाद मतलब बोलने के बाद रानी के माथे में मतलब दर्द होने लगता है। तो रानी फिर उस नौकरानी से कहता है कि तुम बाहर चली जाओ। और उनके जाने के बाद रानी सोचने लगती है कि अगर वो अभी तक जिंदा है तो वो सबसे बड़ा टेंशन है मेरे लिए। तो हम फिर इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों जा रहे होते हैं। तो यूकॉन जो है थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो मीशू चिल्ला करके कहती है कि तुम मुझे अकेले मत छोड़ो, क्योंकि योन काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे ही चला गया था। तो यूकॉन कहता है कि तुम इस तरह से कपड़े क्यों पहनते हो, तुम्हें कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है। तो मीशू कहती है कि मैं तो तुम्हारी माँ की समाधि पे जा रहा हूँ ना, तो इसी वजह से मैंने इस तरह से कपड़े पहने, क्योंकि समाधि पे इसी तरह से कपड़े पहना जाता है। तो यूकॉन कहता है कि चाहो तो कुछ भी कर लो और कितनी भी अच्छी कपड़े क्यों नहीं पहन लो, फिर भी तुम मेरी परी नहीं बन सकती। तभी मीशू कहने लगती है कि तुम इतना ज़्यादा गलत सोचते हो। और तभी जो है मीशू वहाँ पर बैठ जाती है क्योंकि उनके पैरों में जो है मोच आ गई है। अब नाटक कर रही है कि क्या कर रही है ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो यूकॉन फिर उनके पास जाता है और उनको वो टोकरी दे देता है और फिर उनको कंधे पे समझ सकते हो यार। तभी मीशू जाते जाते कहने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो बस मजाक कर रही थी क्योंकि मुझे आपके कंधे के ऊपर में चढ़ना था। तो यूकॉन कहता है कि जब मैं तुम्हें कंधे के ऊपर में चढ़ने के लिए कह रहा था तो तुम क्यों नहीं चढ़ रही थी, तुम ऐसे क्यों नाटक कर रही थी जब से। तो मीशू कहती है अगर मैं एक ही बार में तुम्हारे कंधे के ऊपर में चढ़ जाता ना तो तुम्हें शक हो जाता कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो यूकॉन कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ऊपर लेकर के जाऊंगा क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। उसको मतलब बाहर निकाल लिया था और वहीं से ही हमारा सीन कट हो जाता है। और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि मीशू कह रही होती है कि तंबू में तो कोई भी कंकाल नहीं था, तो शायद तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है। और कहती है कि यह सब किसने किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो है ना किसी ने कब्र को खोद करके मतलब उसी नौकरानी ने कब्र को मतलब खोदा था और उस बॉक्स को बाहर निकाल लिया था। तो यूकॉन कहता है कि जिसने ऐसा किया उसने सिर्फ तंबू को खोला लेकिन उससे कुछ भी नहीं लिया। और कहता है कि मुझे पूरा आशा है कि तंबू को खोलने वाला कोई चोर नहीं था। तो ये दोनों जो है बात करते करते फिर डाली मंदिर के अंदर में जाने लगता है और वहाँ पर जैसे ही कर सकता क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा दयालु है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं यूकॉन के पिताजी को, जो कि इन लोगों ने ही किडनैप करके रखा था रानी ने। तो रानी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। और इन्हीं लोगों ने कब्र को खुदवाया भी था लेकिन इन लोगों को वहाँ पर इनकी पत्नी मतलब नहीं मिली थी। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी पहचान नहीं पाया कि तुम इतनी ज़्यादा बेशरम इंसान हो, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था और मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहले पहचान नहीं पाया। मतलब यूकॉन के पिताजी कहते हैं। तो रानी कहती है कि तुम दोनों बचपन से ही प्रेमी थे। तो ये कहता है कि हम प्रेमी नहीं थे बल्कि मैंने उनसे शादी कर लिया था और उनके बाद हम लोग प्रेमी बने थे। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं मीशू और यूकॉन जा रहे होते हैं। तभी मीशू को वहाँ पर कुछ गंध आती है और ये सूंघते सूंघते थोड़ी सी आगे की तरफ चली जाती है। तभी इसे एक पेड़ पर खून दिखाई देता है। तो ये फिर अपने उंगली में लेकर के उनको सूंघने की मतलब चेक करने की कोशिश करने लगती है कि आखिर ये खून है किसकी। और फिर जल्दी से यूकॉन को कहता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर मुझे एक खून मिला। तो यूकॉन फिर उनके पास जाता है और यह देखता है कि यह यूकॉन के पिताजी का खून होता है। तो यूकॉन कहता है कि यह तो मेरा पिताजी का खून लग रहा है। तो मीशू कहती है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी पता कर लेंगे कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तो यूकॉन कहता है कि यह मेरे लिए ठीक होगा कि मैं महल जाकर के जांच करूं आखिरकार ये सब किडनैप कर कौन रहा है। तो मीशू कहती है कि आप महल के अंदर में जाओगे तो यह मेरे लिए आसान है, मैं आपको लेकर के चलूंगी। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं रानी को और उसी आदमी को, यूकॉन के पिताजी को, मतलब जहाँ पर हम देखते हैं कि इनको बहुत ही ज्यादा मारा था इन लोगों ने। और फिर रानी कहती है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है जो तुम मुझे सब कुछ बताने जा रहे हो। तो यह फिर उनको अपने पास बुलाता है और उनके कान में कहने लगता है कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो बहुत ही ज्यादा हरामी है क्योंकि ऑलरेडी वो बचपन से काफी ज्यादा खतरनाक है। तो रानी फिर उनको एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, फिर ये सब क्यों मुझे बता रहे हो। तो ये जो है फिर जोर जोर से हंसने लगता है यूकॉन के पिताजी। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं जो कि छोटू कह रहा होता है कि आपने कहा कि मेरी जरूरत है आपकी मदद करने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि आपकी कैसी मदद करूँ मैं।
और कहता है कि मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं है कि मैं आप लोगों की किस तरीके से मदद करूं। तो मिशू कहती है कि कोई भी बड़ी बात नहीं है और कहती है कि हम लोगों ने भी आपका बहुत ही ज़्यादा मदद किया था, आपको याद ही होगा। तो छोटू कहता है कि सच कहा और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा किस तरह से मदद कर सकता हूँ। और कहता है अगर आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत है ना तो वो मैं ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो यूकॉन कहता है छोटू क्या तुमने इधर ही कुछ शोर शराबा सुना था या किसी घटना के बारे में? तो छोटू कहता है इधर ही महल में सच में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। और कहता है कि इसके अलावा मुझे कठपुतली मरम्मत करने के साथ बैठा गया था। तो मीशू कहती है कठपुतली? तो छोटू कहता है तुम इधर आओ और इधर बुलाने के बाद उसे कठपुतली देते हैं। और देने के बाद ये कहता है कि इसे मैंने जल्दी से बना दिया था और मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैंने इनको अच्छी तरीके से बना नहीं पाया। तो मिशू फिर उनको खोल करके देखती है और खोलने के बाद ये कहती है कि यह कठपुतली तो बिल्कुल ही मेरे जैसे दिखती है। तो छोटू कहता है क्योंकि मैं इसे बनाने के लिए सिर्फ आपको याद करता था और आपको ही याद करते करते मैंने इस कठपुतली को बनाया है। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं जो है एक चाइनीज लव हिस्ट्री ड्रामा को जो है कल मतलब 4 बजे मैं उसे अपलोड करूंगा, शाम के टाइम में 4 बजे। तो आप लोग आकर के देख लेना, वो एपिसोड 1 होगा, ठीक है। तो आप लोग उसे प्यार दिखाना यार, सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों की जो है ना सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा कोई सा भी वीडियो वायरल नहीं होता, आप लोग सपोर्ट करते हो, बट वायरल क्यों नहीं होता ये तो भाई मुझे भी पता नहीं, बट आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। और वो वाला जो एपिसोड कल आ जाएगा मतलब 4 बजे, एपिसोड 1 चाइनीज लव स्टोरी ड्रामा है। तो आप लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने मतलब बहुत दिनों से उसे ढूंढ रहा था, बहुत ही ज़्यादा ढूंढने पे मुझे मिला है क्योंकि रिसेंटली उनको यूट्यूब पे लॉन्च किया गया है। तो मैंने सोचा उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करना यार, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल भी रखना।